Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic, that is plant tissue. Plants are composed of three major groups. Plants के जो तीन major organs हैं, they are root, stems and leaves. ठीक है, plants में जो तीन parts हैं, जो important parts हैं, तीन important organs हैं, उनमें है roots, stems और leaf. Plant tissues are classified into two groups, simple tissues and compound tissues. जो plant tissues हैं वो दो groups में divide किए गए हैं. One of them is simple tissue and the other one is compound or the complex tissue. Simple tissues जिसमें सारे cells एक जैसे हों और जो मिलकर एक function perform करें उन्हें simple tissues कहा जाता है. और compound tissues जिसमें एक से ज़्यादा किस्म के cells मौजूद हों और साथ मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करे, एक पर्टिकुलर काम करे, एक स्पेसिफिक काम करे साथ मिलकर, इन्हें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है. एक से ज़्यादा किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में. सिंपल टिश्यूज़ में एक जैसे सेल्स मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिन्हें सिंपल टिश्यूज़ कहा जाता है. Now we'll be discussing plant tissues. In plant tissue we will be discussing simple tissues first. They are made up of single type of cells. ये एक किस्म के सेल से मिलके बने हुए हैं. Have similar structure and function. सारे सेल्स का स्ट्रक्चर और उनका काम सेम होता है. वो एक जैसे दिखते हैं और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं. There are two types of simple tissues और ये simple tissues भी further दो types में divided है. Meristematic tissues and परमानेंट टिश्यूज़. ये जो हमारे सिंपल टिश्यूज़ हैं ये दो तरह के हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और एक परमानेंट टिश्यूज़. इनमें क्या फ़र्क है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ अभी फर्दर डिवाइड होंगे और किसी भी किस्म के सेल्स में चेंज हो सकते हैं, और परमानेंट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जिनमें फर्दर और कोई चेंजेस नहीं आएंगे. दे आर स्पेसिफिक काइंड ऑफ टिश्यूज़. Now first of all meristematic tissues. Simple tissues में meristematic tissues ये क्या चीज़ है? Meristematic tissues consist of constantly dividing cells. इन tissues में ऐसे cells हैं जो कि मुसलसल divide हो रहे हैं. Produce new cells और ये नए किस्म के cells बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के cells बनाते हैं. Thin walled cell, इनकी जो wall है, outer most cover है, वो बहुत thin है, पतली है. Compactly arranged with no intracellular space. Compactly arranged means बहुत एक दूसरे के करीब करीब मौजूद है कि इन सेल्स के बीच में खाली जगह बहुत कम है या फिर नहीं है. वो बहुत एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच्ड है, इनके बीच में स्पेस कम है. स्मॉल इन साइज और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं ये बहुत छोटे साइज़ के सेल्स होते हैं. इनमें There are three types of meristematic tissues on the basis of their position. ये प्लांट के जिस जगह में मौजूद है उस और जिस तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस बेसिस पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज़ एपिकल मेरिस्टेम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स एंड लैटरल मेरिस्टेम्स. There are three types of meristematic tissues. ये देखिए, ये एपिकल मेरिस्टेम है. ये बिल्कुल शूट्स की स्टेम्स वगैरह की बिल्कुल टिप पे मौजूद है, कोने में, कॉर्नर पे, जिनका टिप है ग्रोइंग पार्ट जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वहाँ पे ये लोकेटेड है. इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स ये परमानेंट टिश्यूज़ के बीच में प्रेजेंट होता है और लैटरल ये साइड्स पर, ये ऊपर टिप पे और लैटरल मेरिस्टेम्स साइड्स पे मौजूद है. एपिकल मेरिस्टेम्स, we will be discussing the apical meristems first. Meristems are the growing tips, roots and shoots. Simple tissues जिसमें meristematic tissues थे जो continuously divide हो रहे हैं और किसी भी किस्म के permanent tissues में convert हो सकते हैं. इन्हें कहा इन meristematic tissues तीन तरह के हैं. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल टिश्यूज़ जो बिल्कुल टिप पे, यहाँ पे कॉर्नर में जो ग्रोइंग पार्ट है, लेंथ में जो भी स्टेम पड़ा हो रहा है उसके बिल्कुल टिप रीजन में मौजूद है. डिवीजन इन दीज टिश्यूज़ इंक्रीज लेंथ ऑफ रूट एंड शूट्स. और इन सेल्स में ये एपिकल जो मेरिस्टेम्स हैं ये जो बिल्कुल रूट या शूट की टिप पे मौजूद है, कॉर्नर पे, एंड पॉइंट पे, ये इनमें जब मुसलसल सेल डिविजन्स होती हैं तो इससे स्टेम की
और रूट की लेंथ बढ़ती रहती है। वर्टिकल ग्रोथ इज़ प्राइमरी ग्रोथ। ये जो एपिकल मेरिस्टेम्स है ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ करता है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है कि प्लांट लंबाई में बढ़ रहा है, ठीक है। प्लांट का स्टेम या प्लांट के रूट्स अपनी लेंथ में लंबाई में बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी लंबाई इंक्रीज हो रही है, लेंथ बढ़ रही है। दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल ग्रोथ और द प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। जब वो लंबाई में प्लांट की ग्रोथ होती है दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल ग्रोथ, ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। And the plant length increases because of these apical मेरिस्टेम्स जिनमें मुसलसल डिविजन्स हो रही है और प्लांट लंबाई में बढ़ रहा है। Intercalary meristems located in between the permanent tissues of stem of many monocots. Monocot जो हमारे पास मोनोकॉट प्लांट्स हैं जैसे ग्रासेस, जिनका जो एक सीड होता है दैट इज़ सिंगल पीस, एक ही पीस में है, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, सो इट इज़ कॉल्ड मोनोकॉट। एक सिंगल पार्ट है सीड का। सो जैसे कि ग्रासेस वगैरह में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स मौजूद होते हैं परमानेंट टिश्यूज़ के बीच में, और ये रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज इन स्टेम और लीफ लेंथ। ये स्टेम की और लीफ की लेंथ को बढ़ाती है। इंटरकैलरी टिश्यूज़ ये परमानेंट टिश्यूज़ के बीच में मौजूद है और स्पेशली help to form part of the plants eaten by herbivores or the damaged by help to form part of the plants eaten by herbivores or damaged by any reason, ठीक है। ये स्पेशली परमानेंट टिश्यूज़ के बीच में इंटरकैलरी टिश्यूज़ मौजूद हैं और इनका काम है कि लीफ की लेंथ और स्टेम की लेंथ को इंक्रीज़ की जाए। और स्पेशली जो हर्बीवोर्स हैं वो ग्रासेस पे फीड करता है, वो प्लांट्स खाता है, वो वाले सारे एनिमल्स जैसे काउ, शीप एक्सेट्रा, दे ईट प्लांट्स, दे ईट्स ग्रासेस। सो जो ये हर्बीवोर्स खाते हैं उसको वापस रीग्रो करने का काम इंटरकैलरी टिश्यूज़ का है। वो रीग्रो इसलिए करते हैं क्योंकि इंटरकैलरी टिश्यूज़ में मुसलसल सब डिविजन्स होती हैं और वो फिर से ग्रासेस ग्रो करते हैं। लेटरल मेरिस्टेम्स जो हैं ये मौजूद है साइड्स पर, ये यहाँ पे साइड्स पर मौजूद है और इनका काम सेकेंडरी ग्रोथ है। सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब है कि ये विड्थ चौड़ाई में प्लांट की ग्रोथ करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें प्लांट का जो स्टेम है या रूट है वो मोटा हो जाता है, ठीक है। जैसे एपिकल मेरिस्टेम्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द डायमीटर, चौड़ाई में प्लांट को की ग्रोथ करता है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं ये प्लांट की चौड़ाई में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हॉरिजॉन्टल चौड़ाई में, और सेकेंडरी ग्रोथ जब प्लांट की विड्थ डायमीटर चौड़ाई में प्लांट जब बढ़ता है, मोटा जब हो जाता है प्लांट, इट इज़ कॉल्ड लेटरल ग्रोथ। अब लेटरल मेरिस्टेम्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो लेटरल मेरिस्टेम्स है वो दो तरह के हैं। वस्कुलर कैम्बियम जो कि जाइलम और फ्लोएम जहाँ पे लोकेटेड है, एंड कॉर कैम्बियम टफ सेल वॉल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टफ सेल वॉल्स। जो कॉर वस्कुलर कैम्बियम है ये बेसिकली लेटरल मेरिस्टेम्स जो है ना जाइलम और फ्लोएम में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स ऐसे सेल्स जो मेच्योर होके एंड दे कन्वर्ट देमसेल्स और द लेटरल मेरिस्टेम्स दे फॉर्म द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़। और जो कि एक कॉर कैम्बियम है वो बेसिकली टफ सेल वॉल बनाता है। ऐसे टिश्यूज़ हैं जो टफ सेल वॉल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नाउ देर आर परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज़ थे हमारे पास, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं सिंपल टिश्यूज़ में और एक परमानेंट टिश्यूज़ है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ जो किसी भी किस्म के सेल्स में चेंज हो सकते हैं, उनमें ये कैपेसिटी है वो अपने आप को जिस तरह की प्लांट की सेल्स डैमेज हो जाए, जिस तरह के प्लांट सेल्स डैमेज हो जाए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उन तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। अपने आप को जाइलम में भी कन्वर्ट कर सकता है, अपने आप को फ्लोएम में भी कन्वर्ट कर सकता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ग्रो करके अपने आप को स्क्लेरल, कैमाकॉलन, किसी भी किस्म का परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर सकता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं, जब वो एक दफ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जब एक दफ़ा जाइलम टिश्यूज़ बन गए, वो जाइलम टिश्यूज़ अब फर्दर किसी भी काइंड ऑफ सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकते, चेंज नहीं हो सकते। सो दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यूज़, तब उन्हें हम परमानेंट टिश्यूज़ कहेंगे। फॉर एग्जांपल, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, उनमें उन वो बनाते हैं वस्कुलर कैम्बियम में जाइलम फ्लोएम बना देते हैं, ठीक है, बन जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जाइलम फ्लोएम बन जाते हैं। तो पहले वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ थे, जैसे वो जाइलम फ्लोएम बन गए, अब उन्हें हम परमानेंट टिश्यूज़ कहेंगे, क्योंकि अब वो फर्दर किसी और काइंड ऑफ टिश्यूज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकते, चेंज नहीं हो सकते। दे विल रिमेन जाइलम एंड फ्लोएम जब तक उनकी लाइफ है, वो टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम ही रहेंगे, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड परमानेंट, हमेशा रहने वाले, ठीक है। दे आर परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो किसी भी किस्म और किस्म के टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो सिंपल टिश्यूज़ हैं, और वो प्लांट की लेंथ और प्लांट की को लंबाई में और चौड़ाई में बड़े करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अदर देन दैट परमानेंट टिश्यूज़ के स्पेसिफिक काम है। परमानेंट टिश्यू का हर एक जो टिश्यू है, दे हैव देयर स्पेसिफिक फंक्शन। मैच्योर टिश्यूज़ हैं, ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेरिस्टेम। ये जितने भी परमानेंट टिश्यूज़ हैं, ये मिल के बने हुए हैं मेरिस्टेम से। डू नॉट डिवाइड फर्दर, अभी इनमें और फर्दर डिवीजन नहीं होगी। परफॉर्म स्पेसिफिक रोल इन प्लांट्स, हर एक परमानेंट टिश्यू का एक ख़ास काम है प्लांट्स में। परफॉर्म स्पेसिफिक रोल इन प्लांट्स। एपिडर्मल टिश्यूज़, अब परमानेंट टिश्यूज़ में जो सबसे पहले हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं, दे आर एपिडर्मल टिश्यूज़। एपिडर्मिस लेयर ऑफ सिंगल लेयर एपिडर्मिस और सरफेस टिश्यू, ठीक है, ये एक सिंगल लेयर टिश्यूज़ हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, दे आर द अपर एपिडर्मिस लेयर, जो आउटर मोस्ट कवर है प्लांट्स की, जो सरफेस एरिया, जो आउटर मोस्ट पार्ट है प्लांट का, जिसे हम टच कर सकते हैं, दे आर द एपिडर्मिस पार्ट बेसिकली। और यहाँ पे देखिए, ये नीचे ये लोअर एपिडर्मिस है। एक लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ का इंटरनल पार्ट सारा आपको इस डायग्राम में शो किया गया है। लीफ के ऊपर हिस्से में भी एपिडर्मिस टिश्यूज़ मौजूद हैं, और लीफ के नीचे हिस्से में भी एपिडर्मिस टिश्यूज़ मौजूद हैं। लीफ को जिसे हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं, जिस पार्ट को, दैट इज़ ऑल्सो द एपिडर्मल लेयर, द अपर एपिडर्मल लेयर। और जो लीफ के नीचे वाले पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, दैट इज़ लोअर एपिडर्मल टिश्यू। ये किस तरह के टिश्यूज़ हैं? थिक वॉल्ड एंड फ्लैटेंड सेल्स, ये फ्लैट हैं, बिल्कुल सीधे हैं, और ये थिक वॉल्ड है, इनकी जो सेल वॉल है दैट इज़ थिक, मोटी है। सेल्स हैव नो इंट्रासेलुलर स्पेस, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इनके सेल्स क्लोज मौजूद हैं। ये देखिए, इन सेल्स के बीच में बिल्कुल भी खाली जगह नहीं है। सो दे आर वेरी लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये जो अपर लेयर है ना, ये ऊपर वाली सिंगल लेयर, दे आर very close to each other, cells are very close to each other, tightly packed, there is no intracellular space, cells के बीच में खाली जगह या स्पेस नहीं है। फैटी सब्सटेंस, ये जो हमारे पास एपिडर्मल लेयर है, ये एपिडर्मल लेयर एक फैटी सब्सटेंस, एक लिपिड, एक वैक्स की तरह की चीज़ प्रोड्यूस करती है, एंड दैट फॉर्म्स द क्यूटिकल। एक ऊपर की लेयर, एक वैक्सी लेयर बनाती है, फैट्स से मिलके बनी हुई एक लेयर नोन एज क्यूटिकल, ठीक है। जो एपिडर्मस लेयर है प्लांट की, वो एक वैक्स प्रोड्यूस करती है, फैटी सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, फैट से मिलके बनी हुई है एक लेयर, दैट इज़ कॉल्ड क्यूटिकल, जो बेसिकली एपिडर्मस लेयर, एपिडर्मस के जो सेल्स हैं वो बनाते हैं ये फैटी सब्सटेंस। और ये फैटी सब्सटेंस जो है पूरी एपिडर्मस लेयर को कवर कर देती है, एंड दैट कवर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज कॉल्ड क्यूटिकल। ये क्यूटिकल वैक्स लिपिड है, वैक्स है, फैट है। सो ये इसीलिए मौजूद है ताकि पानी एक्स्ट्रा एवोपरेट ना हो सके प्लांट से, और उसके अलावा ये प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किसी भी किस्म के जम्स को प्लांट के अंदर एंटर होने से बचाती है। क्यूटिकल लेयर प्लस दिस एपिडर्मस लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सेव प्लांट्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ जर्म टू एंटर इनटू द प्लांट सेल।
ठीक है, इसको प्रोटेक्शन का प्रोवाइड करती है, किसी किस्म के जर्म्स को एंटर होने नहीं देती। उसके अलावा एपिडर्मिस लेयर एक ऐसा लेयर है जिसमें स्टोमेटा भी मौजूद है। ये स्टोमेटा लोकेटेड है। स्टोमेटा क्या चीज़ है? एक ऐसा पार्ट एपिडर्मिस लेयर में जिसमें गार्ड सेल्स हैं, और गार्ड सेल्स के बीच में जो स्पेस है, एंड दैट स्पेस प्रोवाइड्स gaseous exchange and transpiration is possible because of that stomata। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लांट, हमारे पास जो प्लांट टिश्यूज़ हैं, see in this picture you can see that this the purple color shows the stomatas present in the epidermis layer, outermost covering of the leaf, and the outermost covering of the leaf also has some other structures known as stomata। this is stomata, this is stomata। ठीक है, लीफ के जो एपिडर्मिस लेयर है वहाँ पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लोकेटेड है। लीफ के एक एपिडर्मिस लेयर में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड स्टोमेटा। बेसिकली स्टोमेटा इस तरह है, इस शेप्ड में है। दिस इज स्टोमेटा। स्टोमेटा के दो गार्ड सेल्स हैं, ये लोबिया शेप्ड किडनी शेप के दो गार्ड सेल्स हैं, और इन गार्ड सेल्स में जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, एंटर हो जाता है ऑस्मोसिस के ज़रिए, आसपास के सेल्स में से पानी एंटर हो जाता है स्टोमेटा गार्ड सेल्स में, तो ये गार्ड सेल्स बिल्कुल एक किडनी शेप में आ जाते हैं। पानी की वजह से इनके वॉल्स टाइट हो जाते हैं, ये रिजिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं वॉल्स गार्ड सेल्स के, और ये बेंड हो जाते हैं, इस तरह किडनी शेप में आ जाते हैं, एक प्रॉपर शेप में आ जाते हैं, जिसके वजह से इनकी दोनों गार्ड सेल्स के बीच में एक स्पेस रह जाता है, एंड दिस स्पेस इज़ कॉल्ड स्टोमा। ये गार्ड सेल्स और ये जो एक पोर, एक सुराख बन जाता है, एक होल बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टोमा। और ये स्टोमा यहाँ से प्लांट्स जो है गैशियस एक्सचेंज करता है, गैसेस का तबादला करता है, और उसके अलावा ट्रांसपायरेशन करता है। वाटर वेपर्स यहाँ से बाहर आते हैं और फिर सूरज की रोशनी की वजह से वो एवापोरेट होते हैं। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एपिडर्मिस लेयर। ये स्टोमेटास जो है कहाँ मौजूद है? एपिडर्मिस लेयर में। रूट हेयर आर द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस। जो रूट्स हैं उनके ऊपर बालों की तरह के का स्ट्रक्चर हमें नज़र आते हैं, दैट इज़ नोन एज रूट हेयर। रूट में बालों की तरह का जो स्ट्रक्चर्स हैं लंबे लंबे, जो पूरी ज़मीन में फैले हुए हैं, और जिनका काम है पानी एब्जॉर्ब करना और साथ में मिनरल्स एब्जॉर्ब करना। तो वो जो रूट हेयर्स हैं दे आर बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मिस सेल्स। ये एपिडर्मिस सेल्स लंबे हो जाते हैं और एक रूट हेयर बनाते हैं। एक्सटेंशन है, एक्सटेंड होकर, लंबे होकर जो है एपिडर्मिस लेयर के सेल्स जो हैं थोड़े बाहर की तरफ उभरे हुए हैं और रूट हेयर बना रहे हैं। ट्राइकोम्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ट्राइकोम्स जो है हमारे पास एपिडर्मिस लेयर में जो है ना थोड़ी सी एक्सटेंशन है, बाहर की तरफ एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ नोन एज ट्राइकोम। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बालों की तरह का स्ट्रक्चर है जो एपिडर्मिस से बाहर आ रहा है, एंड दैट इज़ नोन एज ट्राइकोम्स। नाउ कम्स द ग्राउंड टिश्यूज़। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज़ में हमारे पास है ground tissues. There are 3 types of ground tissues: parenchyma tissues, collenchyma tissues and sclerenchyma tissues. permanent tissues में एक हमारे पास थे एपिडर्मल टिश्यूज़, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, एक सिंगल लेयर सेल्स की है, एंड दैट गिव्स प्रोटेक्शन टू द प्लांट, or that is also responsible for the transpiration and gaseous exchange, and that layers also produce a waxy cuticle layer, fat layer, जो कि plants को protect करती है किसी भी damage से, और plants में germs enter होने से plants में जो cuticle है वो plants में germs enter होने नहीं देती। उसके अलावा ग्राउंड टिश्यूज़ हैं परमानेंट टिश्यूज़ में, जो 3 तरह के हैं: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा सेल्स, पेरेन्काइमा सेल्स ये जो है मोस्ट अबेंडेंट सेल्स हैं। मोस्ट अबेंडेंट सेल्स वो सेल्स जो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है प्लांट्स में। लिविंग सेल्स हैं, ये लिविंग सेल्स हैं, इनमें सारी लिविंग एक्टिविटीज़ पॉसिबल है। दे ग्रो इन साइज, दे डिवाइड देमसेल्व्स, दे कैरी आउट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस इनसाइड। ठीक है,
थिन फ्लेक्सिबल सेलुलोज सेल वॉल्स, ये इनकी वॉल्स जो हैं, इनकी आउटर मोस्ट जो लेयर है, सेल वॉल है, कवर है, वो थिन है, पतली है, लेकिन फ्लेक्सिबल है। लार्ज इनर सेलुलर स्पेस, इनके बीच में जो स्पेस है दैट इज़ वेरी मच, ये देखिए यहाँ पे सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखिए, ये दो सेल्स के बीच में इधर भी स्पेस है, ये दो सेल्स के बीच में स्पेस है, ये दो सेल्स के बीच में स्पेस है। तो सेल्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज़ नोन एज इंटर सेलुलर स्पेस। सेल्स के बीच वाला जो स्पेस है पैरेन्काइमा सेल्स में वो ज़्यादा है। ये जो है फाउंड इन ग्रीन स्टेम्प एंड लीव्स, ये लीव्स में पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद है और स्टेम्प्स में, और जो ग्रीन कलर में है इन लीव्स मीजोफिल सेल्स, लीव्स में पैरेन्काइमा सेल्स को मीजोफिल सेल्स कहा जाता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लीव, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए पैलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स, ये बेसिकली क्या है, मीजोफिल सेल्स हैं। इन्हें पैरेन्काइमा सेल्स भी कहा जाता है। ये पैलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स बहुत एक दूसरे के करीब करीब मौजूद हैं, इनके बीच में सेल्स के बीच में स्पेस नहीं है। जबकि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स को देखा जाए या फिर स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स को देखा जाए तो इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। Large vacuoles that can store substances, starch, water और oil, ये पैरेन्काइमा सेल्स स्पेशली रूट्स में और फ्रूट्स में जो पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद हैं उनकी लार्ज साइज फूड वैक्यूल्स हैं जिसमें वो स्टार्च, ऑयल और जो है वाटर स्टोर कर सकते हैं। द पैरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड रूट्स, दे आर द स्टोरिंग पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। इनके लार्ज साइज वैक्यूल्स हैं जिसमें पानी और फूड वैक्यूल्स जिसमें ये लोग स्टार्च और ऑयल को स्टोर कर सकते हैं। कोलेनकाइमा सेल्स, ठीक है, ये भी ग्राउंड टिश्यू का एक टाइप है, फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स। ये कॉर्टेक्स में, ये एपिडर्मल लेयर के नीचे जो वाला पार्ट है दैट इज़ नोन एज कॉर्टेक्स। मिड रिप ऑफ लीव्स का जो बिल्कुल सेंटर वाला रीजन है, एक लाइन है जो लीफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड मिड रिप ऑफ द लीफ, वहाँ पे भी ये कोलेनकाइमा सेल्स मौजूद हैं। लिविंग इलोंगेटेड सेल्स, ये लंबे हैं और लिविंग है, मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पॉसिबल है इन कोलेनकाइमा सेल्स में, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हैं। ये लिविंग है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है, साइज में ग्रो कर रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हैं इन सेल्स में। सो दे आर कॉल्ड लिविंग सेल्स एंड दे आर लॉन्गिट्यूडनल, मीन्स लॉन्गेटेड, लंबे हैं। देखिए ये सेल्स काफ़ी लंबे हैं और ये सेल्स जो है लिविंग हैं। इनका जो प्राइमरी वॉल है वो काफ़ी थिक है, मोटा है, थिकनेस ऑफ वॉल नॉट यूनिफॉर्म। इनका जो प्राइमरी वॉल है वो थिक है बट वो थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनकी जो वॉल्स हैं वो हर तरफ से इक्वली थिक नहीं है, इनके वॉल्स चारों तरफ से इक्वली थिक नहीं है, कोई पार्ट थिक है तो कोई पार्ट थोड़ा सा पतला है, दैट इज़ कॉल्ड नॉट यूनिफॉर्मली थिक, ठीक है। उसके अलावा लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है। ये देखिए सेल्स बहुत ही आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच में खाली जगह बहुत कम है। सो देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच में जो खाली जगह है वो बहुत कम है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट बॉडी, वो प्लांट बॉडी को कोलेनकाइमा सेल्स सपोर्ट करते हैं, उनको प्लांट एक स्पेसिफिक शेप में है बिकॉज ऑफ दीज कोलेनकाइमा टिश्यूज़। और उसके अलावा ये जो है ना इलास्टिक है, थोड़ा लचकदार है, प्लांट बेंड हो सकता है बिकॉज ऑफ दीज कोलेनकाइमा टिश्यूज़, बिकॉज ऑफ देयर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है, इसको स्ट्रेच किया जा सकता है या प्लांट अपने आप को बेंड कर सकता है बिकॉज ऑफ दीज कोलेनकाइमा टिश्यूज़। Now comes the third type of ground tissue known as sclerenchyma cells. The third type of ground tissue is sclerenchyma cells. These cells are found in hard portions. ये specially wood में लकड़ी जो है, जो plant का specially जो stump है, जो स्पेशली जो ट्रीज़, मेच्योर ट्रीज़ हैं, लार्ज साइज ट्रीज़ हैं, उनका जो स्टेम्प है वो काफ़ी वुडी है,
ठीक है, लकड़ी जो है वो मजबूत स्टेम है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। तो बड़े जो ट्रीज़ हैं उनका जो स्टेम थिक है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक लार्ज ट्री को सपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ये वुड में, लकड़ी में प्लांट के मौजूद होता है, और सीड कोट में, सीड की जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, बीज की जो ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो सीड को किसी भी डैमेज से बचाती है, नुकसान से बचाती है, उस कोट में भी ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स मौजूद होते हैं। आर फाउंड इन वेरियस शेप, ये मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं, उनकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। डेड सेल्स विथ थिक सेकेंडरी सेल वॉल, ये डेड सेल्स हैं। ये आपने देखा होगा कि बार्क जो है, आउटर मोस्ट लेयर जो है एक ट्री की, एक दरख्त की जो एक स्टेम के बाहर की जो लेयर है वो डेड है, उसमें कोई भी लिविंग एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। अच्छा, इनके बीच में जो पोर्स हैं, सुराख है, उससे यूज टू ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, ठीक है, और मेक मोस्ट ऑफ द वुड। ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को उन पोर्स के ज़रिए, और जो सुराख इनके बीच में मौजूद हैं। ये देखिए, इन्हें स्टोन सेल्स भी कहा जाता है। ये इतने सख्त और डेड सेल्स हैं स्क्लेरेनकाइमा। ये ट्रीज़ को और ये प्लांट को सपोर्ट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। देन कम्स परमानेंट टिश्यूज़ में हमारे पास हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कौन से हैं? टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जो प्लांट टिश्यूज़ हैं वो सिंपल टिश्यूज़ हैं जो एक किस्म के सेल से मिलके बने हुए हैं, या फिर वो कंपाउंड टिश्यूज़ हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हैं। दे आर नोन एज कंपाउंड टिश्यूज़। ये कंपाउंड टिश्यूज़ कहलाते हैं या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहलाते हैं। कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, वो टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, एक से ज़्यादा किस्म के सेल से ये मिलके बने हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ वो किस्म के टिश्यूज़ हैं, प्लांट टिश्यूज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो है प्लांट के ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि एक से ज़्यादा किस्म के सेल से मिलके बने हुए हैं। सिंपल टिश्यूज़, अगर हम सिंपल टिश्यूज़ के साथ इनको कंपेयर करें तो सिंपल टिश्यूज़ के सारे सेल्स एक जैसे हैं, जबकि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ या कंपाउंड टिश्यूज़ या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो सेल्स हैं वो उनके सारे एक जैसे नहीं हैं, एक से ज़्यादा किस्म के सेल से ये टिश्यूज़ मिलके बने हुए हैं। सो दे आर कॉल्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। ये सेल्स मुख्तलिफ़ तरह के हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स एक साथ एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, इसीलिए ये टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल्स, जब मुख्तलिफ़ सेल्स भी एक साथ एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक साथ इकट्ठे हैं तो इन्हें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। टिश्यूज़ वर्क टुगेदर एज यूनिट, एक साथ काम कर रहे हैं मुख्तलिफ टिश्यूज़। ठीक है, एक से ज़्यादा किस्म के टिश्यूज़ जब एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहा जाता है। कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ये ज़्यादातर इनका, ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि जाइलम टिश्यूज़ बी मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल एंड फ्लोएम टिश्यूज़ आर आल्सो मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल। ये बेसिकली कंडक्शन का काम करते हैं, किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। प्लांट में जाइलम जो है पानी को रूट से अपर पार्ट्स तक पहुंचाता है, टू द लीव्स एंड टू द फ्लावर्स को ट्रांसपोर्ट, पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम का है। इसी तरह फ्लोएम का काम है फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों का काम कंडक्शन का है, ट्रांसपोर्ट का है। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द ग्लूकोज। जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये कॉम्प्लेक्स है और परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स ये एक से ज़्यादा किस्म के सेल से मिलके बना हुआ है, एंड परमानेंट दे विल नॉट चेंज इनटू एनी अदर काइंड ऑफ टिश्यू नाउ, दे आर फिक्स्ड, ये एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। और जाइलम टिश्यू अभी और किसी किस्म के टिश्यू में कन्वर्ट या किसी और किस्म के सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। कंडक्ट्स वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स, जाइलम का काम है पानी को ट्रांसपोर्ट करना,
और साथ में जो डिज़ोल्व मिनरल्स हैं पानी के अंदर, उनको एक जगह से इस प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना। जैसे कि रूट्स हैं वो पानी एब्जॉर्ब करता है, साथ में डिज़ोल्व मिनरल्स भी सॉइल से, मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद इस पानी को और डिज़ोल्व मिनरल्स को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना इस जाइलम का काम है। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, जाइलम टिश्यूज़ में 3 किस्म के सेल्स मौजूद हैं, वेसल एलिमेंट्स, ट्रैकाइड्स एंड फाइबर्स। ट्रैकाइड्स एंड फाइबर्स हैं। वेसल्स आर ओपन एट ईच एंड, जो वेसल्स हैं, जो वेसल एलिमेंट्स हैं वो दोनों तरफ से ओपन हैं, जॉइंट एंड टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब, और मुख्तलिफ वेसल एलिमेंट्स, वेसल टिश्यूज़ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट ये है वेसल एलिमेंट्स, यहाँ पे ये वेसल एलिमेंट्स हैं। एक वेसल एलिमेंट दूसरे वेसल एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है और एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो दिस इज़ द वेसल एलिमेंट ऑफ द जाइलम टिश्यू। और उसके अलावा जाइलम टिश्यूज़ में हमारे पास हैं ट्रिकाइड्स और फाइबर्स। वेसल्स जॉइंट एंड टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब। ये जो वेसल एलिमेंट्स है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ताकि एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाए जिसके अंदर पानी और डिज़ोल्व मिनरल्स आराम से मूव कर सके। और उसके अलावा है trichides are tapered at the ends, so these ends overlap with each other। ठीक है, tapered means दोनों एंड जो है ना ऐसे आके पतले हो रहे हैं दोनों एंड से, ऊपर से भी और नीचे से भी जो ट्रैकाइड सेल्स हैं वो आके दोनों एंड से पतले हो रहे हैं और दो ट्रैकाइड सेल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं। जाइलम फाइबर्स आर इलोंगेटेड, और इनकी जो थर्ड टाइप ऑफ सेल्स जो मौजूद है जाइलम में, दैट इज़ फाइबर, वो लंबे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी दोनों एंड से पतले हो रहे हैं। सेल्स हैव थिक लाइकेंड सेल वॉल। ठीक है, लाइकेंड से मिलके बने हुए जिनका सेकेंडरी वॉल है वो एक लिग्निन से मिलके बना हुआ है, एंड दैट इज़ थिक। इनका जो एक प्राइमरी जो सेल वॉल है इज़ मेड अप ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। इनका जो सेल वॉल है बहुत थिक है, मजबूत है, ताकि वो पानी का इंटरनल प्रेशर बर्दाश्त कर सके। ठीक है, जो पानी इनके अंदर मूव कर रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, और उस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए जो इनका सेल वॉल है जाइलम का वो बहुत थिक है, मजबूत है, ताकि उस पानी के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। मैटर फाइबर्स आर डेड सेल्स विच सपोर्ट रूट्स एंड स्टेम, और इनके जो फाइबर सेल्स हैं वो डेड हैं, कोई भी लाइफ एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, और दे आर सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, जो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे स्टेम्स को और हमारे रूट सेल्स को। ओवरऑल अगर हम जाइलम को देखें तो जाइलम का काम तो एक कंडक्शन है। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पानी को और डिज़ोल्व मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। जैसे कि रूट एब्जॉर्ब करता है पानी और डिज़ोल्व मिनरल्स, उसके बाद रूट्स से पानी को पहुंचाना टू द स्टेम एंड टू द ब्रांचेस एंड टू द फ्लावर्स टू द लीव्स, ये जाइलम का काम है। उसके अलावा जाइलम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एज अ हाइड्रोस्केलेटन। ठीक है, हमारे अंदर एक पूरा एक बोन से मिलके भी बना हुआ, हड्डियों से मिलके बना हुआ एक ढांचा है, स्केलेटन है, जो हमारी बॉडी को एक सीधी पोजीशन में रखता है, एक स्पेसिफिक शेप में रखता है, और हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारे इंटरनल नाजुक पार्ट्स को भी सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर जो इनका जाइलम है, जब जाइलम में पानी का प्रेशर होता है तो वो आसपास के सेल्स को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक प्लांट को इरेक्ट सीधा रखता है, तो एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी है जाइलम, जिसकी वजह से एक प्लांट सीधा स्ट्रेट एक प्रॉपर पोजीशन में रहता है। Now comes the second type of compound tissue, compound permanent tissue known as phloem. Complex tissue is concerned with the translocation of organic food material. इसका काम क्या है? ये फ्लोएम जो है ग्लूकोज जब लीव्स में बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उस ग्लूकोज को सिर्फ लीफ को सिर्फ ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्लांट के हर एक पार्ट को, हर एक सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत है, ताकि उस ग्लूकोज को तोड़ा जा सके, उसकी ब्रेक डाउन की जा सके और उससे ATPs एनर्जी हासिल की जा सके। तो प्लांट के हर एक सेल को जब ग्लूकोज की ज़रूरत है तो उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम लीव्स जहाँ पे ये ग्लूकोज बनता है टू ऑल
ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। ये स्टेम्स के सेल्स को भी चाहिए ग्लूकोज, ब्रांचेस को भी चाहिए, फ्लावर्स को भी चाहिए, फ्रूट्स में भी ये जाके स्टोर होता है, और रूट्स के सेल्स को भी एनर्जी चाहिए, तो उन्हें ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो ये जो हमारे पास फ्लोएम है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, द फ्लोएम्स टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज ग्लूकोज। वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है सारे पार्ट्स में। कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल, इनमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स का क्या मतलब है? सीव का जो छन्नी है, जिसे हम चाय वगैरह छानते हैं, या फिर रेत वगैरह छाना जाता है, या फिर आटा छाना जाता है, ये जो छन्नी हमारे पास होती है, उनके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो इनके जो ट्रांसवर्स वॉल्स हैं, ये जो इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो इनकी वॉल है, दैट इज़ नोन एज सीव प्लेट। ये सीव प्लेट इसे क्यों कहा जाता है? छन्नी की तरह इनमें छोटे 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 सुराख है, जिसमें जो है छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो पास हो सकते हैं, बड़े लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते, ठीक है। और इनके साथ और कंपेनियन सेल्स भी मौजूद होते हैं। कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं? वो जो है सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उनमें एक न्यूक्लियस मौजूद है, सारे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं ये कंपेनियन सेल्स में फ्लोएम के, और वो जो है बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर दीज सीव ट्यूब सेल्स एज वेल। और ये खुद इनके पास जो ये वाले ट्यूब सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स, इनके पास जो है कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है, न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, सो दे देमसेल्फ कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। ये वाले जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये खुद से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो ये जो इनके कंपेनियन सेल्स हैं, जो इनके साथ सेल्स मौजूद होते हैं, वो इनके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सीव ट्यूब कंटेन साइटोप्लाज्म बट लैक न्यूक्लियस। जो सीव ट्यूब्स हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म तो है, सेल का इंटरनल पार्ट तो है, लेकिन उसमें न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं हैं। ट्रांसवर्स वॉल ऑफ सीव ट्यूब्स आर परफोरेटेड। परफोरेटेड का क्या मतलब है? सुराख मौजूद है। अभी जैसे हमने देखा कि ये जो सीव प्लेट्स हैं, ये सीव प्लेट्स यहाँ पे सुराख है, दैट इज़ नोन एज परफोरेटेड। ये सुराख मौजूद है, पोर्स मौजूद है इस ट्रांसफर्स जो चौड़ाई में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ये जो बीच बीच में, ये ट्यूब के बीच बीच में ये वॉल्स मौजूद हैं, इनको सीव प्लेट कहा जाता है। ये परफोरेटेड है, मतलब इनके बीच में सुराख मौजूद हैं। अच्छा, ये जो ट्यूब्स हैं हमारे पास, सीव ट्यूब्स, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक लार्ज साइज़ का लंबा एक ट्यूब बना रहे हैं। कंपेनियन सेल्स कंटेन न्यूक्लियस। जो इनके साथ कंपेनियन सेल्स होते हैं, उनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, हैव लार्ज साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और कंपेनियन सेल्स में बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज मौजूद होते हैं, क्योंकि ये सीव ट्यूब्स जो है ख़ुद से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज इनका इंटरनल स्पेस खाली है। ये साइटोप्लाज्म बिल्कुल खाली है, ना न्यूक्लियस है, ना ही कोई और सेल ऑर्गेनल मौजूद है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हो फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू दीज सेल्स, तो इसीलिए इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए, खाली जगह चाहिए। इसीलिए जब ये सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इनका न्यूक्लियस, सीव ट्यूब्स का न्यूक्लियस और बाकी सारे ऑर्गेनल्स डिसअपेयर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और इनका जो कंपेनियन सेल्स है, इनके साथ मौजूद सेल्स हैं, वो उनके पास न्यूक्लियस भी है और बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज भी हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम है सेल साथ वाले सीव ट्यूब सेल्स के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना। सो द कंपेनियन सेल्स आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द मेन सीव ट्यूब सेल्स, जहाँ से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये इन ग्लूकोज को वाटर में डिज़ोल्व करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो एक सोल्यूशन के फॉर्म में ट्यूब में, जो सीव ट्यूब है उसमें से सोल्यूशन मूव कर रहा होता है, दैट कंटेन्स ग्लूकोज बेसिकली। नाउ रिलेशन बिटवीन द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। एक सेल के स्ट्रक्चर का उसके फंक्शन से क्या ताल्लुक़ है, ये देखिए। नर्व टिश्यूज़, जो हमारी पूरी बॉडी में नर्व टिश्यूज़ हैं, जिनका काम है मैसेज कैरी करना, जो पैगाम पहुंचाने का काम करती हैं, ये नर्व टिश्यूज़ जो है बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स से ब्रेन तक मैसेज लेकर जाती है और ब्रेन से वापस बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक मैसेज लेकर आते हैं। सो दे आर इलोंगेटेड नर्व सेल्स। इनके जो नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो थोड़े लंबे हैं, ठीक है, पतले और लंबे हैं, क्योंकि तार की तरह का काम करते हैं। जैसे बिजली के वायर्स बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, सो इसी तरह ये नर्व टिश्यूज़ का काम भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेज है
नर्व इम्पल्सेस को, मैसेजेस को एक जगह से बॉडी के एक पार्ट से ब्रेन तक और ब्रेन से वापस मैसेज को लेकर आना टू द बॉडी पार्ट इनका काम है, तो इसीलिए पतले और लंबे हैं। स्केलेटन मस्कुलर टिश्यूज़, मसल फाइबर्स, जो हमारे स्केलेटन टिश्यूज़ हैं वो भी थोड़े लंबे हैं और स्ट्रेचेबल हैं, वो स्ट्रेच हो सकते हैं, उनको खींचा जाए तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, अपनी असल जगह पे वापस आ सकती है, रबर की तरह है। जिस तरह हम रबर को खींचते हैं इसी तरह मसल सेल भी स्ट्रेच हो सकते हैं, खिंचते हैं, क्योंकि इन मसल्स जो हमारे मसल टिश्यूज़ हैं, और अगर स्केलेटन मसल टिश्यूज़ हैं तो वो हमारे स्केलेटन के साथ, हमारे ढांचे के साथ, बोन्स के साथ अटैच है, और उस वजह से हम अपने हाथों को, पैरों को हिला सकते हैं, ओवरऑल पूरी बॉडी को हिला सकते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है बिकॉज ऑफ दोज मसल सेल्स। जाइलम टिश्यूज़ जो हैं, जो प्लांट में पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, प्लांट में पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम करता है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जाइलम की टिश्यूज़ का जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब लाइक है, ट्यूब की तरह है, जिसके अंदर से आराम से पानी मूव कर सकता है। मैरी सिस्टमैटिक टिश्यूज़, इनके वॉल्स थिन हैं, पतले हैं, बहुत ज़्यादा अबेंडेंट साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस, इनके लार्ज साइज न्यूक्लियस होते हैं, और साइटोप्लाज्म भी एक लार्ज साइज़ का होता है बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग। ठीक है, वो डिवाइड हो रहे हैं मुसलसल, और किसी भी किस्म के परमानेंट टिश्यू में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो मैरी सिस्टमैटिक टिश्यूज़ हैं, इनके वॉल्स पतले हैं और इंटरनली न्यूक्लियस बहुत लार्ज साइज़ का है, बिकॉज इनका काम ही है कि अभी ये फर्दर डिवाइड हो और अपने आप को किसी किस्म के परमानेंट टिश्यू में चेंज कर सकें। अ कॉलोनी ऑफ सेल इज़ नॉट कंसिडर एज अ टिश्यू। जो सेल की जो जब सेल्स आपस में एक साथ रहते हैं बट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, किसी भी फंक्शन के लिए एक साथ मिलकर काम नहीं करते, तो हम इन्हें कॉलोनी कहते हैं, हम इन्हें टिश्यू नहीं कहते। जब सेल्स साथ में एक जगह तो मौजूद हैं लेकिन काम साथ मिल के नहीं करते, तो इन्हें हम कॉलोनी कहते हैं, टिश्यूज़ नहीं कहते। जैसे कि जो हमारे पास प्रोटिस्ट है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एल्गी, जिनमें एल्गी आता है, बहुत सारे एल्गी जो हैं साथ मिलकर रहते हैं, और बट इनके जो सेल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते किसी भी लिविंग एक्टिविटी के लिए। हर एक सेल अपना सारा काम खुद करता है, वो आपस में काम नहीं बांटते, तो वो टिश्यू नहीं कहलाते, वो टिश्यू लेवल नहीं कहलाता, वो बल्कि यूनिसेलुलर कहलाते हैं, एल्गी, बिकॉज ईच एंड एवरी सेल इज़ वर्किंग अलोन। ठीक है, हर एक सेल अकेले काम कर रहा है, एक दूसरे के साथ मिल के काम नहीं कर रहे, और हर एक सेल अपने सारे फंक्शंस खुद परफॉर्म करता है। सो दे आर कॉल्ड कॉलोनियल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे लिव टुगेदर बट एवरी सेल इज़ इंडिपेंडेंट। ठीक है, एवरी सेल, एक सेल जो है अपना सारा काम खुद कर सकता है, तो वो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक सेल पे मुश्तमिल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो साथ मिलकर सेल मिलकर टिश्यूज़ नहीं बना रहे। जबकि टिश्यूज़, जब सेल एक साथ जमा होते हैं और एक जैसे सेल्स हैं और एक मिल के एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तब वो टिश्यूज़ कहलाते हैं। सेल हेल्प, हेयर इज़ नो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन अमंग द सेल्स। जब सेल्स एक साथ मौजूद हैं लेकिन उनकी जो मटेरियल है वो एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, दो साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड नहीं है, दो एक सेल का जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो दूसरे सेल को नहीं प्रोवाइड करता, तो उसे हम टिश्यू नहीं कहते। नो प्लाज्मोडेस्मेटल लिंक अमंग द सेल, और जो सेल वॉल में जो पोर्स है नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा, वहाँ से भी मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में नहीं ट्रांसफ़र हो रहा, नहीं जा रहा, एक सेल दूसरे सेल की मदद नहीं कर रहा। सेल डू नॉट वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम नहीं कर रहे। डू नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, अपना सारा काम हर एक सेल खुद कर रहा है। एंड सेल्स हैव नो सिमिलर फंक्शन, वो एक जैसा काम नहीं कर रहे, एक साथ मिल के काम नहीं कर रहे, तो हम इन्हें टिश्यू नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे कॉलोनी ऑफ यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक सेल पे मुश्तमिल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जानदार है, जो एक साथ मिल के रहते तो हैं लेकिन काम नहीं बांटते आपस में और साथ मिलकर काम नहीं करते, तो हम इन्हें एक इंडिविजुअल सेल को लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं, इन्हें हम टिश्यू नहीं कह सकते। सो दैट वाज द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू सो मच। आई होप इट वाज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड अल्लाह हाफिज़।